हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग मेसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े थे, है ना। उसी के बारे में आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। पिछले वीडियो लेक्चर में जो होता है हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर ये बतलाए थे पिछले बार ना, कि जो होता है जिस बैक्टीरिया में क्या होता है N14 DNA होता है, मतलब वो नॉर्मल नाइट्रोजन हो गया, उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं सेवरल जनरेशन तक के किस मीडियम में, N15 मीडियम में। मतलब उसमें अमोनियम क्लोराइड जो लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, उसमें नाइट्रोजन जो होता है N15 होता है, हेवी नाइट्रोजन होता है उसमें, है ना। तो उसको ग्रो करवाते हैं तो सारे के सारे DNA क्या हो जाता है, N15 हो जाता है। तो ये N15 ऐसा डायग्राम बनाए थे, है ना। N14 यहाँ पे N14 लिखा हुआ है बच्चों, NH4Cl मीडियम, N14 मीडियम, है ना। क्या है मेरे बच्चों, N14 मीडियम। इस N14 मीडियम में इस हेवी DNA लिखे हुए हैं, हेवी DNA इसको पैरेंटल DNA कहते हैं। हेवी DNA क्यों, क्योंकि दोनों इसमें देखो रेड कलर से दिए हुए हैं। एक चीज हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, है ना, एक चीज हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, कि जहां पर ब्लैक कलर का लाइनिंग हो, है ना, DNA का स्ट्रैंड, और ये रेड कलर का, ये क्या है, रेड कलर का है ना, ब्लैक कलर का और रेड कलर का। तो जो रेड कलर का है मेरे बच्चों, वहां पे हमेशा देखो इस जगह इधर भी ब्लैक और ब्लैक रेड दिए हुए हैं, यहाँ ब्लैक ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक रेड ब्लैक है यहाँ पर। तो हर जगह N14 F15 नहीं दिए हैं। यहाँ पे समझ जाना मेरे बच्चों कि अगर जो भी ब्लैक का लाइनिंग है वो होगा N14। क्या होगा मेरे बच्चों, N14। और जो रेड कलर का लाइनिंग होगा उसको समझ जाना, उसमें DNA जो है वो क्या है, N15 है। क्या है मेरे बच्चों, N15 है ये, है ना। एक चीज समझ जाना मेरे बच्चों कि जैसे ब्लैक कलर का जो हो गया, जैसे यहाँ पर ब्लैक स्टैंड है ना, ये ब्लैक कलर का दिए है, मतलब दोनों क्या है, N14 है। यहाँ पर देखो एक रेड है एक ब्लैक है, मतलब रेड वाला क्या हो गया N15 और ब्लैक वाला क्या हो गया N14, है ना। जैसे यहाँ पर देखो एक को इंडिकेट कर देते हैं, ये हो गया यहाँ पर N14 और ये वाला हो गया N15, है ना। ये देखो दोनों ब्लैक है तो यहाँ पे हो गया क्या, ये N14 और ये भी हो गया क्या, N14। समझ गए मेरे बच्चों। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, इससे समझना ब्लैक वाला जो भी लाइनिंग होगा, ब्लैक कलर का जो स्टैंड बनाए हुए हैं वो N14 होगा, रेड कलर का जो स्टैंड बनाए हुए हैं N15 होगा, है ना। इस चीज को समझ हमेशा हर जगह याद रखना कि जो भी ब्लैक कलर का स्टैंड है N14, रेड कलर का स्टैंड है N15, मतलब रेडियो एक्टिव पार्ट ही है ना। नाइट्रोजन का क्या होता है इसमें, ये आइसोटोप सही है N15। तो देखो समझना, यहाँ पर ये बतलाए थे मैंने, ये हेवी DNA होता है, हेवी DNA को N15, है ना। जिस बैक्टीरिया में हेवी DNA होता है उस बैक्टीरिया को N14 मीडियम में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेगा, और बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम क्या बतलाए थे, 20 मिनट। मतलब आफ्टर 20 मिनट दो बैक्टीरिया बनेगा, और उस बैक्टीरिया का जो DNA है ना, वो DNA को चेक किया गया, इवैल्यूएट किया गया, तो ये पता चला कि वो DNA क्या होता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी का है। मतलब ना ही लाइट DNA है वो, ना ही वो हेवी DNA है, वो क्या होता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी का है ना। दोनों के बीच का डेंसिटी है वो। तो दोनों के बीच का डेंसिटी है, तो ये कैसे पता चलेगा, इससे प्रूफ होता है कि इसमें एक स्ट्रैंड क्या होगा, N14, है ना, और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो क्या होगा, N15 होगा। क्या होगा, N15 होगा ये, है ना। एक स्ट्रैंड N14, दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, N15। यहां पर भी जो है ये बतला चुके हैं, पहले भी लिखा चुके हैं ये डायग्राम बनाने। N14 हो गया ये ब्लैक वाला, और ये जो हो गया यहाँ पर क्या है, N15 रेड वाला, है ना। रेड वाला क्या हो गया N15 और ब्लैक वाला स्टैंड N14। तो ये जो आफ्टर 20 मिनट, है ना, ये पैरेंटल DNA ने इसे डिवाइड किया आफ्टर 20 मिनट। 20 मिनट के बाद दो बैक्टीरिया बना, दोनों बैक्टीरिया में जो DNA था वो क्या था, इंटरमीडिएट डेंसिटी का, मतलब डेंसिटी इंटरमीडिएट बिटवीन हेवी DNA एंड लाइट DNA। और ये किस टेक्निक के द्वारा इवैल्यूएट किया गया था मेरे बच्चों, ये किस टेक्निक के द्वारा इवैल्यूएट किया गया था, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। क्या था, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन
मेथड। अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा जब इवेल्युएट किया गया तो देखा गया कि इस डीएनए का डेंसिटी जो होता है फर्स्ट जनरेशन में जो डीएनए आया है ना, उसमें जो डेंसिटी है वो हेवी और लाइट डीएनए के बीच का है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए इज रेप्लिकेटेड बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये यहां तक बतलाए थे बच्चों। तो फर्स्ट जनरेशन में याद रखना, फर्स्ट जनरेशन में जो होता है 100% जो डीएनए है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी का है। क्या है, इंटरमीडिएट डेंसिटी। यहां तक लिखे थे मेरे बच्चों कि फर्स्ट जनरेशन में 100% क्या होता है, 100% सेमी कंजर्वेटिव और ब्रैकेट में कर दिए हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी। मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो भी डीएनए आएगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट डेंसिटी का होगा। मतलब 100% सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रहेगा, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड डीएनए रहेगा फर्स्ट जनरेशन में, है ना। तो ये जो होता है, ये डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं मेरे बच्चों, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा जब हम करते हैं तो देखना मेरे बच्चों, ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है। इस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब जो होता है इसमें सॉल्यूशंस रहता है ना। ये हो गया इसमें। अब डीएनए को इसमें डाला गया, डीएनए को क्या किया, इसमें डाला गया। अब इस ट्यूब में जब सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डीएनए को हम डाल देते हैं तो डीएनए को डालने के बाद जो होता है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं तो रोटेट करता है ना। ये क्या होता है, रोटेट करता है। इसमें 5000 आरपीएम इतना फोर्स लगता है, 5000 आरपीएम इतने फोर्स से क्या होता है इसमें लगता है। तो डीएनए क्या होता है, जो हेवी डेंसिटी का होता है, जो हेवी डेंसिटी का होता है तो उसको हेवी डीएनए कहते हैं। वो क्या होता है इसमें बेस में आता है। वो हेवी डेंसिटी का रहेगा, वो क्या होगा, इस तरह स्टैंड के रूप में अपीयर होता है। ये क्या होता है मेरे बच्चों, स्टैंड के रूप में अपीयर होता है। ये होता है इसमें। जो लाइट डीएनए रहता है वो यहां पे आता है, ऊपर में आएगा। अब ब्लू कलर से बना, ये सभी को रेड कलर से बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझना ना, अरे यहां ब्लैक बनाए तो यहां रेड क्यों, यहां डेंसिटी दिखा रहे हैं केवल। आज जो इंटरमीडिएट डेंसिटी का रहेगा मतलब सेमी कंजर्वेटिव मेथड रहेगा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा रेप्लिकेटेड रहेगा, वो क्या होगा, बीच में सेडिमेंट करेगा। ये इसमें है, समझे बच्चों। यहां पर क्या हो जाएगा इसमें, ये लाइट डीएनए इस स्टैंड पर क्या होगा, लाइट डीएनए। तो लाइट डीएनए में क्या होगा, N14 N14। ये हो जाएगा इसमें हेवी डीएनए, जिसका बेस ज्यादा होगा, जिसका डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा वो हेवी डीएनए कहलाएगा। वो बेस में सेडिमेंट करेगा। यहां पर होगा क्या, N15 N15। अब कहीं नाइट्रोजन में N15 इधर लिखे हैं, कहीं इधर लिखे हैं, कंफ्यूज मत होना उससे। और ये जो हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा इंटरमीडिएट। ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में क्या होगा, ये N15 और एक स्टैंड क्या हो जाएगा, N14। एक स्टैंड क्या होगा, N15 और एक स्टैंड N14। तो इंटरमीडिएट डेंसिटी है ना। तो ये जो पहले जो नॉर्मल डीएनए जो था उसमें लाइट डीएनए होता है N14 जिसमें होता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया तो यहाँ पे आके सेडिमेंट किया, मतलब लाइट वेट का है तो ऊपर में सेडिमेंट किया ये, है ना। अब उसको जब क्या होता है उसमें N15 नाइट्रोजन ये क्या होता है, N15 नाइट्रोजन जब उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया तो वो हेवी डीएनए हो गया। उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो क्या हो गया, उसमें बेस में सेडिमेंट हुआ। ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के बेस में सेडिमेंट हुआ ये, है ना। ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है, ये क्या है, इसमें है सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है।
इस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में के बेस में सेडिमेंट हुआ, और जो इंटरमीडिएट डेंसिटी है ना, अब ये दोनों देखो, फर्स्ट जनरेशन में जो डीएनए का डेंसिटी है वो इंटरमीडिएट डेंसिटी है। अब ये कैसे पता चला कि इंटरमीडिएट डेंसिटी है? तो इसको जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो इसका सेडिमेंटेशन क्या होता है, बीच में होता है, न ऊपर में है न नीचे में है, बीच में है। अब बीच में है मतलब डेंसिटी दोनों के बीच का होगा, तभी ये, तो ये पता चल गया कि इसका डेंसिटी जो होता है दोनों के बीच का है, इंटरमीडिएट डेंसिटी है। तो किस टेक्निक से पता चला? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बाय यूजिंग सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यहां पर ये क्या होता है, इसके अंदर क्या है, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन है ट्यूब में। समझे मेरे बच्चों? तो ये तो यहां तक तो बतला चुके थे कि यहां तक बतला दिए थे कि इससे प्रूफ होता है कि डीएनए रेप्लिकेटेड बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो फर्स्ट जनरेशन में, जनरेशन को याद रखना है कि अब नीट में जो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चों, है ना, कि ये जो होता है मेसल्सन ने, स्टॉल ने डीएनए के डेंसिटी को जो मेजर्ड किया वो किस टेक्निक से मेजर्ड किया? तो टेक्निक का नाम क्या है बच्चों? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक नाम है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। अब उसमें किस सॉल्यूशन को यूज किया था ये भी क्वेश्चन पूछे हुए। तो सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, है ना, इसको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि मेसल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट जनरेशन में, है ना, मतलब आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर फर्स्ट जनरेशन कब आएगा? आफ्टर 20 मिनट, क्योंकि डिवाइडिंग टाइम बैक्टीरिया का 20 मिनट होता है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो होता है कितना परसेंट डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है और कितना नॉर्मल डीएनए होता है? तो यहां पर क्या आंसर होगा? 100% सेमी कंजर्वेटिव और इंटरमीडिएट डेंसिटी, है ना। यहां पर क्या होगा? 100% जो होता है यहां पर सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, इसमें डीएनए होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? 100% सेमी कंजर्वेटिव और इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला डीएनए होगा ये, है ना। तो ये याद रखना। अब सेकंड जनरेशन, ये जो है इसमें सेकंड जनरेशन का है और ये जो है इसमें है थर्ड जनरेशन का है। तो देखो मेरे बच्चों, यहां तक तो डायग्राम बना लिए थे, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। यहां तक बना लिए थे, पिछले जो वीडियो लेक्चर लिए थे वो यहां तक का डायग्राम था। अब उसके बाद जो होता है इस डायग्राम को बनाना है ना। इसमें अब ये डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होकर के क्या होगा, दो बनाएगा, दो बनाया है। तो इसमें एक क्या होता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी का है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड, और एक क्या होता है, नॉर्मल डीएनए N14, है ना। इससे भी दो बना, तो इसमें भी एक इंटरमीडिएट डेंसिटी का है और एक क्या होता है, नॉर्मल डीएनए वाला है, मतलब N14 इसमें है और इसमें एक N14 और एक N15 बतला दिए पहले ही कि रेड जो लाइनिंग दिए है वो क्या होता है, उसमें N15 रेड कलर का जो स्ट्रैंड है वो क्या होता है, N15 है। ब्लैक कलर का जो स्ट्रैंड है वो क्या है, N14 है ना। तो एक इसमें इंटरमीडिएट डेंसिटी और इससे जो एक बना वो नॉर्मल, यहां इससे भी दो बना तो इससे ये नॉर्मल और इससे क्या हो गया, इंटरमीडिएट डेंसिटी। तो सेकंड जनरेशन जो आया वो कितने मिनट के बाद होगा? आफ्टर 40 मिनट्स, आफ्टर क्या होगा इसमें 40 मिनट्स, है ना, आफ्टर 40 मिनट्स। तो सेकंड जनरेशन में कितना बना, 4 बैक्टीरिया बना कि नहीं? अब 4 बैक्टीरिया में 4 डीएनए। अब 4 डीएनए जो होता है इसमें इसका परसेंटेज क्या होगा? तो देखो 4 में से 2 क्या है, लाइट डीएनए है, तो 50% लाइट डीएनए और 50% क्या होगा, 2 क्या है इसमें है, इंटरमीडिएट डेंसिटी का है ना। सेकंड जनरेशन में जो है बच्चों 2 क्या होता है इसमें, लाइट डीएनए है इसमें, है ना, और 2 क्या है, इंटरमीडिएट डेंसिटी का है, मतलब 2 क्या हो गया, इंटरमीडिएट डेंसिटी मतलब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड। तो 2 क्या हो गया, इंटरमीडिएट डेंसिटी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड है। तो यहां पर हम लिख दिए मेरे बच्चों, सेकंड जनरेशन में देखो, है ना, सेकंड जनरेशन ये क्या है, ये सेकंड जनरेशन में 50% लाइट डीएनए N14, है ना, और ये 50% क्या है, इंटरमीडिएट डेंसिटी, 50% इंटरमीडिएट डेंसिटी N15 है कि नहीं है यहां पर। तो सेकंड जनरेशन में क्या हो गया, 50% क्या हो गया इसमें, 50% हो गया लाइट डीएनए और 50% हो गया इसमें इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला डीएनए। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, है ना। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 1:1 हो जाएगा रेशियो यहां पर। समझ गए बच्चों? अब यहां पर देखना, यहां पर, है ना, ये तो सेकंड जनरेशन में हो गया। अब थर्ड जनरेशन में आते हैं, इससे भी 2 डीएनए बना, इससे भी 2 डीएनए, इससे भी 2 डीएनए और इससे भी 2 डीएनए, है ना। तो ये जो नॉर्मल डीएनए जो है यहां पर, इससे जो है, इससे तो दोनों स्ट्रैंड क्या होगा, नॉर्मल ही बनेगा, है ना। और इसमें जो है ये इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड डीएनए जो है, इससे एक बनेगा नॉर्मल डीएनए और एक इंटरमीडिएट डेंसिटी, इससे भी बनेगा एक इंटरमीडिएट डेंसिटी, एक नॉर्मल डीएनए, है ना। तो टोटल कितना बना इसमें? अब यहां पर देखना मेरे बच्चों, इससे भी 2 बनेगा, इससे भी 2 बनेगा, इससे भी 2 बनेगा, इससे भी 2 बनेगा। तो टोटल कितना हुआ इसमें, 8, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
अब 8 में से जो होता है इंटरमीडिएट डेंसिटी कितना है, 2 है। ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड रेप्लिकेटेड कितना है, इंटरमीडिएट डेंसिटी 2 है ना। और 6 जो हो गया इसमें क्या है, नॉर्मल डीएनए है। 6 जो क्या हो गया इसमें, ये जो 6 है ये क्या है इसमें है, ये जो 6 है यहाँ पर ये क्या हो गया इसमें, लाइट डीएनए है इसमें, है ना। तो 25% क्या हो गया इसमें। अब 8 में से 2 केवल क्या होता है इसमें है, इंटरमीडिएट डेंसिटी का है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड है। तो यहां पर लिख दिया है बच्चों थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन, ये जो डायग्राम है वो किसका है, थर्ड जनरेशन। एरो मारे हुए हैं इधर, ये थर्ड जनरेशन का डायग्राम है ये, है ना। तो थर्ड जनरेशन कब आएगा, आफ्टर 60 मिनट। क्या होगा, आफ्टर 60 मिनट। तो आफ्टर 60 मिनट जो थर्ड जनरेशन होगा इसमें से 25% क्या है मेरे बच्चों, 25% इंटरमीडिएट डेंसिटी का है, इंटरमीडिएट है ये। और ये 75% जो है मेरे बच्चों ये क्या होता है, लाइट है ये क्या है, लाइट है। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसमें, 1:3। रेशियो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 1:3। तो अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि मेसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट में थर्ड जनरेशन में डीएनए का परसेंटेज, इंटरमीडिएट डीएनए, लाइट डीएनए, हेवी डीएनए का परसेंटेज क्या होगा, है ना। तो यहां पर जो होता है, यहां पर क्वेश्चन दे सकता है इसमें, है ना। इन मेसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट इन थर्ड जनरेशन हाउ मेनी डीएनए आर इंटरमीडिएट डेंसिटी और लाइट डीएनए और हेवी डीएनए। अब उसमें इंटरमीडिएट डेंसिटी कितना है बच्चों, इंटरमीडिएट डेंसिटी 25%, लाइट डीएनए कितना है 75% और हेवी डीएनए क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा 0%, वो क्या हो जाएगा 0% हो जाएगा। तो यहां पर 25% इंटरमीडिएट डेंसिटी मतलब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड और 75% क्या होता है, लाइट डीएनए है, मतलब 75% नॉर्मल हो गया। 75% क्या हो गया मेरे बच्चों, नॉर्मल। तो यहां तक के पिछले वीडियो लेक्चर में यहां तक डायग्राम बना हुआ था। उसके बाद इस तरह जैसे एरो मारा हुआ है बस उसी तरह से डायग्राम बनाना मेरे बच्चों, है ना। जैसे एरो मारा हुआ है उसी तरह से यहां के बाद तुमको डायग्राम बनाना है, यहां से लेकर के यहां तक का डायग्राम बनाना है तुमको, और साइड में इसको ही बना लेना इसमें। इससे ये पता चलता है कि लाइट डीएनए कौन ऊपर में जो सेडिमेंट करता है, हेवी डीएनए कौन जो नीचे में सेडिमेंट करता है, और जो इंटरमीडिएट डेंसिटी का रहेगा बीच में सेडिमेंट करेगा। इससे ये पता चलता है इसमें, है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक के डायग्राम बनाना है। तो ये तो थर्ड जनरेशन में हो गया मेरे बच्चों। अब फोर्थ जनरेशन होगा, है ना। अब क्या होगा, फोर्थ जनरेशन मतलब इससे भी 2 बनेगा, है ना। इससे भी क्या होगा, इसमें 2 बनेगा, इससे भी 2 बनेगा, यहां से भी 2 बनेगा, इससे भी 2 बनेगा, सभी से क्या होगा 2-2 बनेगा, है ना। सभी से क्या होगा इसमें 2-2 बनेगा। तो फोर्थ जनरेशन आएगा। फोर्थ जनरेशन तक के जो होता है नीट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं मेरे बच्चों, है ना। फोर्थ जनरेशन तक के क्वेश्चन पूछे हुए, तो फोर्थ जनरेशन तक के यहाँ पर देखना है बच्चों। तो ये थर्ड जनरेशन हो गया यहाँ पर, है ना। इसके बाद फोर्थ जनरेशन बतलाते हैं बच्चों। शॉर्ट स्क्रीन ले लो इसका, अब देखना मेरे बच्चों। ये जो अभी बतलाए कि ये जो होता है ये थर्ड जनरेशन का है। इससे भी 2 बनेगा, इससे भी 2 बनेगा, इससे भी 2, सभी से 2-2 बनेगा, है ना। सभी से 2-2 बनेगा। तो यहाँ पर देखो इस तरह से एरो मारे हुए हैं, है ना। इस तरह से क्या होता है, एरो मारे हुए हैं। तो टोटल जो होता है कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब टोटल 16 डीएनए आएगा किसमें, फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में टोटल कितना आएगा 16 डीएनए। तो देखो यहां पर दिए हुए हैं, है ना, 1 2 3 4 5 अप टू क्या होता है इसमें 16। जो ये एरो मारे हैं वही यहां पर दिए हैं, क्योंकि इसके नीचे इस डायग्राम को बनाना है ना। तो इससे जो बनेगा, अब देखो यहां पर केवल लाइनिंग हम दे देते हैं। इससे जो बनेगा 2 डीएनए, तो 2 डीएनए जो बनेगा वहां पर बच्चों उसमें से एक क्या होगा, ये हो जाएगा इसमें, है ना, लाइट डीएनए स्ट्रैंड, और दूसरा जो हो जाएगा इसमें ये रेड कलर से बना रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हेवी डीएनए स्ट्रैंड। ये क्या हो जाएगा हेवी डीएनए स्ट्रैंड, समझ गए। इससे जो बनेगा 2 बनेगा, एक यहां पर एक यहां पर। तो यहां पर जो बना वो ये वाला, और यहां जो बनेगा वो ये वाला। यहां पर 2 स्ट्रैंड, ये क्या नॉर्मल डीएनए है ना। अब ये सब से भी जो आएगा, ये सब जितना भी 2, ये हो गया 2 4 6, ये सबसे केवल नॉर्मल डीएनए बनेगा। यहां पर जो क्वाइलिंग करते हैं हेलिक्स के फॉर्म में कर दिए हैं, स्ट्रेट दिए हैं लिखाने के लिए केवल। ये भी हेलिक्स के फॉर्म में ही रहता है, ये सब हेलिक्स के फॉर्म में रहता है। ये क्लियर कर दिखाने के लिए इस तरह से किए हैं।
अब देखो इस डीएनए से जो होता है लास्ट वाला से भी क्या होगा, 2 डीएनए बनेगा, उसमें से एक नॉर्मल डीएनए होगा और एक क्या होगा, इंटरमीडिएट डेंसिटी का। क्या होगा, इंटरमीडिएट डेंसिटी का होगा। एक जो होगा इसमें इंटरमीडिएट डेंसिटी का होगा, ये क्या होगा इसमें, इंटरमीडिएट डेंसिटी का। तो इसमें से टोटल जो बना मेरे बच्चों, कितना बना, 16 बना। 16 में से 2 ही जो है वो क्या है, एक ए और एक ए, ये दोनों जो होता है इंटरमीडिएट डेंसिटी का है। मतलब एक का स्टैंड N14, दूसरा N15, यहां पर भी एक N14 एक N15, बाकी सब में क्या होगा, N14 होगा। मतलब सारे के सारे क्या हो गए, लाइट होंगे। तो 16 में से 16 में से 2 जो बना, 16 में से 2 जो है वो इंटरमीडिएट डेंसिटी का, मतलब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड, और बाकी जो होता 14 जो है उसमें लाइट डीएनए है। वो क्या है, लाइट डीएनए है, नॉर्मल डीएनए है ना। तो फोर्थ जनरेशन कितने मिनट के बाद आएगा मेरे बच्चों, है ना। फर्स्ट जनरेशन आफ्टर 20 मिनट, सेकंड जनरेशन आफ्टर 40 मिनट, थर्ड जनरेशन आफ्टर 60 मिनट, यहां लिखे हुए हैं सेकंड जनरेशन आफ्टर 40 मिनट, थर्ड जनरेशन आफ्टर 60 मिनट, और फोर्थ जनरेशन आफ्टर 80 मिनट्स, है ना। 80 मिनट्स में देखो 87 पॉइंट्स, देखो लिखा हुआ 87.5%, 87.5% लाइट डीएनए, मतलब N14 N14, है ना, लाइट डीएनए, एंड 12.5%, यहाँ 87.5%, यहाँ 12.5% क्या है, ये इंटरमीडिएट डेंसिटी का, मतलब एक N14 और दूसरा N15, इन द रेशियो ऑफ, रेशियो क्या है इसका, 1:7, हाँ। फर्स्ट सेकंड जनरेशन में 1:1 का रेशियो था, 50% 50%, तो 1:1 का रेशियो। थर्ड जनरेशन में 1:3 का रेशियो, फोर्थ जनरेशन में 1:7 का रेशियो। तो ये होता है इसमें, है ना। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया, इसमें 87.5% लाइट डीएनए, 12.5% इंटरमीडिएट डेंसिटी इन द रेशियो ऑफ 1:7। तो ये रेशियो जो यहाँ पर बतलाया है मेरे बच्चों कि फर्स्ट जनरेशन में कितना, 100% सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड, सेकंड जनरेशन में 50% सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड, मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी, और 50% लाइट। थर्ड जनरेशन में 25% इंटरमीडिएट डेंसिटी, 75% लाइट, और फोर्थ जनरेशन में 87.5% लाइट डीएनए, है ना, और 12.5% इंटरमीडिएट डेंसिटी, मतलब 12.5% क्या हो गया, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड। 12.5% क्या हो गया मेरे बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड हो गया ये, है ना, इन द रेशियो ऑफ 1:7। तो ये सारे, तो ये जनरेशन वाइज जनरेशंस याद रखना। और एक तरह से ये भी क्वेश्चन पूछता है मेरे बच्चों, है ना, यहां पर जो होता है इसमें एक तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड जनरेशन में, है ना, सेकंड जनरेशन में कितना डीएनए क्या होता है इसमें, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड कितना हो गया इसमें, देखो 4 में से कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें 2/4, है ना। इस तरह से भी चॉइस दे देता है कभी कभी कि सेकंड जनरेशन में कितना सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड है ना, सेकंड जनरेशन में कितना सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड। तो 4 में से क्या था, 2 ही सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड है, तो क्या हो गया इसमें 2/4। थर्ड जनरेशन में, अगर थर्ड जनरेशन में पूछ दिया तो कितना है इसमें बच्चों, देखना इसमें टोटल 8 है, 8 में से 2 क्या है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड है, तो क्या हो जाएगा इसमें 2/8 हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन में देखो 16 में से केवल 2 ही है, एक यहां पर ए है और दूसरा ये है, 2 ही है। 16 में से केवल 2 ही सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड, तो ये क्या हो जाएगा इसमें 2/16। तो इस तरह से भी याद रखना मेरे बच्चों, है ना, इस तरह से भी चॉइस में दे देता है। तो दोनों तरह से परसेंटेज के रूप में भी याद रखना और इस फॉर्म में भी याद रखना कि सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में तो 100% सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटेड, सेकंड जनरेशन में 2/4, थर्ड जनरेशन में 2/8, फोर्थ जनरेशन में 2/16। तो इस तरह से भी याद रखना। तो इस डायग्राम के नीचे, इस डायग्राम के नीचे यहां पर इसको बना देना है मेरे बच्चों, है ना, इसको बना लेना, और इसको बनाने के बाद इसको लिख ले, है ना, इसको बनाने के बाद साइड में यहां तक लिख देना, और उसके बाद जो होता नीचे नीचे इसको लिख लेना, समझे मेरे बच्चों। तो ये यहां पर हो गया पूरा मेसलसन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट, है ना, मेसलसन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट हो गया मेरे बच्चों, समझ गए मेरे बच्चों। तो यहां पर इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो बच्चों। अब देखना मेरे बच्चों, अब यहां पर हम लोग को जानना है अब मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, क्या पढ़ना है अब, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, ये मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।
तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये देखो डीएनए रेप्लिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है मेरे बच्चों, और यहाँ पर जो है बच्चों बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जानना है डीएनए रेप्लिकेशन में, है ना, इसमें बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ये जानना है इसमें कौन कौन सा इंजाइम इन्वॉल्व होता है, ये जानना है। उसमें से मेन इंजाइम कौन होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बतलाएंगे फिर कि जो होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, है ना, टेक प्लेस इन डिफरेंट स्टेप्स। तो स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, पहले उसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में जानते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखना मेरे बच्चों, प्रोकैरियोट्स के केस में, इन प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है कैसा होता है मेरे बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव। क्या है, सेमी कंजर्वेटिव, कंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल। क्या है, बाई डायरेक्शनल होता है ये, है ना। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, कंटिन्यूअस होता है वो, एंड बाई डायरेक्शनल होता है। यूकैरियोट्स के केस में कैसा होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ भी सेमी कंजर्वेटिव होता है और यहाँ पर सेमी डिसकंटिन्यूअस। क्या है, सेमी डिसकंटिन्यूअस, यहाँ सेमी डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, और यहाँ भी बाई डायरेक्शनल होता है। ये देखो सेमी डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि यहाँ पर देखो डीएनए जो होता है ये है, इसमें एक स्टैंड पर जो ये डीएनए स्टैंड बनता है वो कंटिन्यूअस बनता है। ये क्या बनता है इसमें, कंटिन्यूअस, और दूसरे में जो होता है ये सेगमेंट में बनता है। ये क्या होता है, सेगमेंट में बनता है। तो सेगमेंट में बनता है तो इसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो एक डीएनए स्ट्रैंड जो नया बना है, रेड कलर से जो बना है वो न्यू बना, ये कंटिन्यूअस, और एक क्या होता है, सेगमेंट में बनाता है। एक क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, इसलिए यहां पर कहते हैं हम सेमी डिसकंटिन्यूअस। क्या कहते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस यहां पर जो होता है इसमें, है ना। नेक्स्ट जो होता है इसमें बाई डायरेक्शनल है। तो बाई डायरेक्शनल किसको कहते हैं, वो चीज को समझते हैं हम लोग, है ना। जैसे देखो ये डीएनए है, ये डीएनए स्ट्रैंड, यहाँ पर ये क्या है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ये क्या है, दोनों स्ट्रैंड का ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है मेरे बच्चों। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से इधर भी डीएनए डबल स्ट्रैंड हो रहा है और इधर भी डीएनए डबल स्ट्रैंड हो रहा है। ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देखो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसको कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम कहते हैं डीएनए के जिस साइड से, है ना, जिस साइड से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, या डीएनए स्ट्रैंड में जिस पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं बच्चों ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं हम, है ना। तो यहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो इधर भी डीएनए स्ट्रैंड रेप्लिकेट कर रहा है, इधर भी कर रहा है, तो ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल कहते हैं। ये क्या कहते हैं हम, बाई डायरेक्शनल, है ना। ये क्या है मेरे बच्चों, बाई डायरेक्शनल है ये, है ना। और यहां पर देखना, इसके केस में देखना मेरे बच्चों, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है यहाँ पर, ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से केवल क्या होता है, एक ही तरफ रेप्लिकेट कर रहा है डीएनए, डबल स्ट्रैंड हो रहा है। यहाँ तो दोनों तरफ रेप्लिकेट कर रहा है इसलिए बाई डायरेक्शनल, यहाँ एक ही तरफ हो रहा है ना। यहाँ तो केवल एक ही इसी डायरेक्शन में रेप्लिकेट कर रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में रेप्लिकेट कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा इसमें यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल। अब यूनिडायरेक्शनल, अब देखो बाई डायरेक्शनल तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होता है, यूनिडायरेक्शनल किस में होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। ये किस में होता है बच्चों, यूनिडायरेक्शनल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होता है ये। तो ये यूनिडायरेक्शनल और ये क्या हो गया इसमें, बाई डायरेक्शनल। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, लेकिन यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होता है। तो ये यहां पर हुआ बच्चों, समझे मेरे बच्चों। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। अब यहाँ पर देखना मेरे बच्चों, डीएनए में रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म जो होता है ये हाईली एक्सपेंसिव होता है मेरे बच्चों। ये क्या होता है, हाईली एक्सपेंसिव होता है, और जब हाईली एक्सपेंसिव होता है तो इसके लिए एनर्जी का भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। अब ये क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पर कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय, है ना, एनर्जी का सोर्सेस क्या होता है ना, एनर्जी का सोर्सेस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर मेरे बच्चों। तो यहाँ पर देखो हम लिखे हुए हैं
है ना, डीएनए रेप्लिकेशन इज इनर्जेटिकली हाईली एक्सपेंसिव, है ना, इनर्जेटिकली क्या होता है, हाईली एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर एबंडेंट एनर्जी, है ना, रिक्वायर्ड एबंडेंट एनर्जी। अब ये एनर्जी आता कहां से है, जो देखना है यहां पर, दैट कम्स फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइफॉस्फेट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। देखो यहां पर लिखा हुआ है मेरे बच्चों, ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइफॉस्फेट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो रिक्वायर जो करता है, इसमें एंजाइम्स जो रिक्वायर करता है एबंडेंट, है ना, रिक्वायर्ड एबंडेंट एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स आता कहां से है मेरे बच्चों, तो ये याद रखना कि, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइफॉस्फेट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब ट्राइफॉस्फेट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा, तो ट्राइफॉस्फेट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है मेरे बच्चों, देखो यहां पर, है ना, ये ट्राइफॉस्फेट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ये है ना, ये है इसमें, है ना, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डीऑक्सी, है ना, डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये हो गया एटीपी, सब लोग जानते हो एटीपी के बारे में, एडिनोसिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, सीटीपी साइटोसिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जीडीपी ग्वाइनोसिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, टीटीपी, है ना, थाइमिन, ये थाइमिडिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो यहां पर डी लगा दिए हैं तो डीऑक्सी हो गया यहां पर, है ना, क्या हो गया, डीऑक्सी हो गया। तो ये जो जैसे एटीपी जो होता है बच्चों, है ना, डी एटीपी, है ना, एटीपी जब ब्रेक करता है ना, एटीपी जब ब्रेक करता है मेरे बच्चों किसमें, है ना, देखना यहां पर, देखो यहां पर देखा बतला रहा हूं, ये एटीपी जो होता है इसमें, ये एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इससे क्या होता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना मेरे बच्चों। तो यहां पर देखना, एटीपी जो होता है डीऑक्सी, है ना, एडिनोसिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये जब ब्रेक करेगा, इससे जब दो फॉस्फोरिक एसिड बाहर निकलेगा तो देन क्या हो, इससे एनर्जी निकलता है, रिलीज होता है, और वही एनर्जी जो होता है किसमें यूज होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में यूज होता है। किसमें होता है मेरे बच्चों, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में यूज होता है, ये समझे मेरे बच्चों। तो ये सब सारे जो यहाँ पर जो है ट्राइफॉस्फेट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये सब ट्राइफॉस्फेट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इसका जब ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन से जो एनर्जी रिलीज होता है, उसी एनर्जी का रिक्वायरमेंट किसमें होता है मेरे बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन में होता है। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को कहा जाता है इनर्जेटिकली हाईली एक्सपेंसिव। इनर्जेटिकली क्या होता है, हाईली एक्सपेंसिव होता है। तो अब अगर ये क्वेश्चन पूछते यहां पर कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, वो एनर्जी कहां से आता है, तो बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइफॉस्फेट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इस पॉइंट्स को याद रखना बच्चों, है ना। अब डीऑक्सी, ये यहां डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होता है, प्रोटीन फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है, आयंस का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। इसका ये पूरा मैकेनिज्म डिटेल से ये स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो वहां पर बतलाएंगे कैल्शियम आयन का भी यूज होता है, मैग्नीशियम आयन का भी यूज होता है, इस चीज को वहां पर समझाएंगे। तो यहाँ पर लिखे हुए मेरे बच्चों, इट रिक्वायर ये नंबर ऑफ एंजाइम्स, है ना, प्रोटीन फैक्टर्स एंड आयंस, ये सब का रिक्वायरमेंट होता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में जानना। देखो डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम्स यूज होता है ना, डीएनए पॉलीमरेज होता है, टोपोआइसोमरेज, डीएनए गायरेज, है ना, टोपोआइसोमरेज को ही कहते हैं गायरेज, हेलिकेज होता है इसमें आरएनए पॉलीमरेज होता है, या उसी को कहते हैं प्राइमेज कहते हैं। यहाँ पे डीएनए लाइगेज यूज होता है, फॉस्फेटेज होता है, फॉस्फोराइलेज होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होता है ना। डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होता है मेरे बच्चों। उसमें से मेन जो एंजाइम्स होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है मेरे बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होता है। तो मेन एंजाइम्स जो होता है वहां पर क्या होता है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज। और ये डीएनए पॉलीमरेज जो है मेरे बच्चों, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, समझे मेरे बच्चों। जैसे क्या होता है, जैसे एचआईवी में क्या होता है, एचआईवी सब लोग जानते होंगे, एड्स का वायरस है ये। उसमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, उस आरएनए से बनता है क्या, डीएनए, है ना, आरएनए से बनता है डीएनए। तो आरएनए से जो क्या होता है, इसमें डीएनए बनता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं।
और डीएनए से जो आरएनए बनता है वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। डीएनए से जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज, तब वो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्यों, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, इसलिए एंजाइम्स जो होगा मेरे बच्चों वो आरएनए, ये क्या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। यहां पर क्या होता है, डीएनए यहां भी क्या होता है, डीएनए से डीएनए ही बनता है। अब जैसे ये क्या हो गया, टेम्पलेट डीएनए, ये क्या हो गया इसमें, देखो ये टेम्पलेट डीएनए हो गया ये। अब इसी टेम्पलेट डीएनए पर क्या होता है, न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा, है ना। इसी टेम्पलेट डीएनए पर क्या होगा, इसमें न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन रेड कलर से जो बना है यहाँ पर, है ना, ये डीएनए टेम्पलेट पर न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो बना वो किसके कारण बना, डीएनए पॉलीमरेज के कारण बना, है ना। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस पे जैसे जैसे मूव करते चला जाएगा, है ना, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चला जाएगा और न्यू न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या होगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई भी न्यू न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे फॉर्म होता है, जब न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो ऐड होते चला जाता है ना। ये क्या होता है, इस पर ये डीएनए टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चला जाएगा, तो ऐड होते चला जाएगा तो उससे न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा मेरे बच्चों, है ना, न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर देखो ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डीएनए टेम्पलेट पे ही हो रहा है। किस पे हो रहा है, डीएनए टेम्पलेट पे ही हो रहा है। मतलब यहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा जिसके कारण न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनता है, वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यू डीएनए का फॉर्मेशन जो कर रहा है वो ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड से ही कर रहा है। मतलब डीएनए से ही डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इस डीएनए पॉलीमरेज को कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है ये। तो यहां पर जो इसका मेन एंजाइम्स है, ये देखो यहां पर बहुत सारे एंजाइम्स का भी नाम लिए थे हम, बट मेन एंजाइम्स जो होता है यहां पर, ये मेन एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, इज, ये क्या है मेरे बच्चों, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये। क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहते हैं, एज इट यूजेस डीएनए टेम्पलेट, है ना, डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यहां पर पॉलीमराइज होते चला जाएगा, जैसे जैसे डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इस पे क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा, पॉलीमराइज होते जाएगा, ये न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होते जाएगा। तो यहां पर न्यू स्ट्रैंड जो बनता है वो डीएनए से ही बनता है, ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड से न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनता है। तो इसके लिए जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, तो ये डीएनए पॉलीमरेज जो होता है डीएनए डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट। तो मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये क्या होता है, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो इसको याद रखना मेरे बच्चों, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना। क्यों, क्योंकि ये डीएनए टेम्पलेट को ही यूज करता है डीएनए सिंथेसिस के लिए। अब ये डीएनए पॉलीमरेज जो है मेरे बच्चों, है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज जो होता है इज हाईली इफिशिएंट, है ना, हाईली इफिशिएंट टू कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वेरी शॉर्ट टाइम and along with high degree of accuracy, है ना, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है यहां पर मेरे बच्चों, है ना, डीएनए पॉलीमरेज हाईली इफिशिएंट क्यों होता है ना। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि डीएनए पॉलीमरेज हाईली इफिशिएंट क्यों होता है। हाईली इफिशिएंट इसलिए होता है मेरे बच्चों क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज बहुत कम समय में और हाईली एक्यूरेसी के साथ ये डीएनए को क्या करता है, ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज हाईली इफिशिएंट क्यों होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली इफिशिएंट व्हाई, है ना, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, बिकॉज इट कैटलाइज द या इट पॉलीमराइज द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वेरी शॉर्ट टाइम एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इन वेरी, ये क्या हुआ इसमें, पॉलीमराइजेशन ऑफ, यहां पर देखना लिखा हुआ है पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन वेरी शॉर्ट टाइम एंड along with high degree of accuracy।
एक पॉइंट एक यहाँ पर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है ये, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज हाईली इफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि बहुत कम समय में डीएनए ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करता है और हाईली एक्यूरेसी के साथ क्या होता है, पॉलीमराइज करता है मेरे बच्चों, इसलिए ये क्या होता है, हाईली इफिशिएंट होता है ये, है ना। अब जैसे एग्जांपल्स के लिए यहां पर दिए हैं, जैसे इकोलाई, है ना, इकोलाई। अब एनसीईआरटी में दिए, इकोलाई में कितना होता है, इसमें 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स, है ना, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। तो ये जो रेप्लिकेशन कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट रेप्लिकेशन इन, है ना, इन अबाउट 18 मिनट्स। इस पॉइंट को याद रखना मेरे बच्चों, है ना, 18 मिनट्स, ये 18 मिनट्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक पॉइंट कंफ्यूजन है मेरे बच्चों, देखो एक्चुअली जो होता है यहाँ पर होना चाहिए था 38 मिनट या 38 to 40 मिनट्स होना चाहिए, है ना, बट एनसीईआरटी में दिए हुए यहाँ पर 18 मिनट 18 मिनट्स दिए हुए, इसलिए यहाँ पर हम 18 मिनट्स लिखे हैं मेरे बच्चों, समझ गए मेरे बच्चों। तो यहाँ पर अगर कहीं लिखा रहे 38 या 40 मिनट्स तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में ये डाटा दिए हुए है टाइम का, इसलिए मैं यहाँ पर 80 मिनट्स लिखा हूँ। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा 38 to 40 मिनट्स, है ना, 38 to 40 मिनट्स, क्योंकि एनसीईआरटी में 18 मिनट दिए हुए इसलिए इसको हम 80 मिनट्स लिखे हैं। तो इकोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होता है और ये पूरा रेप्लिकेशन जो होता है केवल 18 मिनट्स में ही क्या होता है, रेप्लिकेट कर लेता है। ये क्या होता है, इसमें 18 मिनट्स में ही रेप्लिकेट कर लेता है। तो इसका मतलब ये हो गया इसमें, दैट मीन्स, है ना, एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज अप्रॉक्स 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। इस पॉइंट को याद रखना यहाँ पर, समझे मेरे बच्चों। तो यहाँ पर ये इकोलाई में 18 मिनट्स को याद रखना है और यहाँ पे 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, इसको याद रखना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे बच्चों। तो सभी लोग समझ गए होंगे मेरे बच्चों। आगे फिर डीएनए पॉलीमरेज के बारे में और भी डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, इसमें ये जो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, अब एक चीज और देखना, अगर रेप्लिकेशन के समय, डीएनए रेप्लिकेशन के समय अगर कुछ भी चेंज होता है ना, ये जानना हमेशा कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय अगर कुछ भी चेंज होता है देन दैट लीड टू म्यूटेशन, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन के समय अगर कुछ भी चेंज होगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना, क्या होगा, म्यूटेशन होगा। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, इसमें प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज कितना टाइप्स होता है, यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज कितना टाइप्स होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आगे मेरे बच्चों। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो मेरे बच्चों। अब यहाँ पर देखना मेरे बच्चों, ये डीएनए पॉलीमरेज का टाइप्स यहाँ पर देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में देखो ये 3 टाइप्स होता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या बतलाया अभी कि डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है ये। अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है पॉलीमरेज, ये प्रोकैरियोट्स के केस में 3 टाइप्स होता है। कितना होता है, 3 टाइप्स। और यूकैरियोट्स के केस में ये 5 टाइप्स होता है। यूकैरियोट्स में कितना होता है, 5 टाइप्स होता है। तो ये प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स जो है यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे बच्चों, है ना। इन प्रोकैरियोट्स में कितना है, 3 टाइप्स है। एक है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये 3 है यहाँ पर बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब ये तीनों जो है मेरे बच्चों, ऑल ऑफ देम एडेड न्यूक्लियोटाइड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन, देखो, है ना, और ऑन द 3' to 5' स्ट्रैंड। देखना मेरे बच्चों, ये ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है ये, है ना, ये देखो 3, ये जो ब्लैक कलर से जो बनाए हैं ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है, 3' to 5' है कि नहीं है ये। तो ये 3' to 5' ये स्ट्रैंड है। इस पर जो पॉलीन्यूक्लियो, ये इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है ये किस डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन। क्या है मेरे बच्चों, 5' to 3' डायरेक्शन। तो यहां पर समझना मेरे बच्चों कि डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा तभी डीएनए चेन बनेगा, ये है ना, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा तभी डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, डीएनए चेन बनेगा ये। तो ये जितने भी डीएनए पॉलीमरेज होते हैं इसमें, प्रोकैरियोट्स के केस में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों जो होता है इसमें, ये अब ये क्वेश्चन पूछ देगा यहां पर कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एडेड न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए टेम्पलेट इन, है ना, 5' to 3' डायरेक्शन या 3' to 5' डायरेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5' to 3' डायरेक्शन। आंसर क्या हो जाएगा, रेड कलर से जो दिए है बच्चों, 5' to 3' डायरेक्शन। ऑन द क्या होगा इसमें,
टेम्पलेट, और वो टेम्पलेट ऑन द स्टैंड, वो स्टैंड किस डायरेक्शन में है, 3' to 5' डायरेक्शन में है। तो 3' to 5' डायरेक्शन वाले स्टैंड पर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है 5' to 3' डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट्स को याद रखना। अब इसका डिटेल मैकेनिज्म तो आगे बतलाएंगे ही बच्चों, है ना। ऑल ऑफ देम एडेड न्यूक्लियोटाइड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन ऑन 3' to 5' स्टैंड, और इसमें एक 3' to 5' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होती है। क्या होती है बच्चों, ये भी याद रखना कि ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में 3' to 5' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटीज होता है। एक्सोन्यूक्लिएज कहने का मतलब ये है बच्चों, देखो न्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है इसमें वो न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करता है, मतलब डीएनए आरएनए पे एक्ट करता है। तो डीएनए स्टैंड के अगर डीएनए ये डीएनए स्टैंड है ये, अब इस डीएनए स्टैंड के अगर टर्मिनल पॉइंट पे एक्ट करता है, टर्मिनल पॉइंट पे एक्ट करता है ना, इस टर्मिनल पॉइंट पे एक्ट करेगा तो उसको हम एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम कहेंगे। अगर डीएनए स्टैंड के मिडिल वाले पॉइंट्स में, मिडिल पार्ट्स पे एक्ट करेगा तब उसको हम कहेंगे एंडोन्यूक्लिएज। क्या कहेंगे मेरे बच्चों, एंडोन्यूक्लिएज कहेंगे। तो ये जो होता है इसमें, ये टर्मिनल पार्ट पे एक्ट करता है डीएनए पॉलीमरेज, मतलब टर्मिनल पार्ट से क्या होता है, ये क्या होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, ये टर्मिनल पार्ट से न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है मेरे बच्चों। इसलिए इसमें क्या लिखा, इसमें होता है क्या, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। तो एक्सोन्यूक्लिएज किसको कहते हैं, सबको समझ में आया कि डीएनए स्ट्रैंड के टर्मिनल पार्ट्स पे अगर एक्शन करेगा तो क्या होगा, एक्सोन्यूक्लिएज। मिडिल पार्ट पे एक्शन करेगा तो क्या होगा, एंडोन्यूक्लिएज होगा। तो ये टर्मिनल पार्ट से क्या होता है, डीएनए को क्या करता है, ऐड करता है ये, इसलिए इसमें लिखा, और भी 3' to 5' डायरेक्शन में, इसलिए लिखे हैं 3' to 5' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। समझ गए मेरे बच्चों। तो पहला इसमें है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का डिस्कवरी किया था कॉर्नवर्ग ने। किसने डिस्कवरी किया था मेरे बच्चों, डिस्कवर्ड बाई ए कॉर्नवर्ग, है ना, ए कॉर्नवर्ग ने डिस्कवरी किया था। और ये इन्होंने बतलाया था कॉर्नवर्ग ने कि ये डीएनए पॉलीमरेज पहला एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है ना। और इसका डिस्कवरी किसने किया था, कॉर्नवर्ग ने किया था। ये फर्स्ट एंजाइम है दैट इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। और ये किसने कहा था, कॉर्नवर्ग ने। डिस्कवरी भी किसने किया था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का, कॉर्नवर्ग ने किया था, इसलिए इसको कहते हैं कॉर्नवर्ग एंजाइम। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, कॉर्नवर्ग एंजाइम कहते हैं, है ना। तो अब अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए पॉलीमरेज इज आल्सो कॉल्ड कॉर्नवर्ग एंजाइम, और पहला चॉइस ए, सेकंड चॉइस ए, थर्ड चॉइस ए, चौथा नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस दे इसमें, तो क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कहते हैं क्या, कॉर्नवर्ग एंजाइम कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसने इसको डिस्कवरी किया था। अब ये जो होता है इसमें, इस एंजाइम का क्या डीएनए रेप्लिकेशन में क्या फंक्शन होता है, तो दिस एंजाइम इज कंसीडर्ड टू बी, याद रखना बच्चों, मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम। क्या है, मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम है ये, है ना, याद रखना मेरे बच्चों, ये क्या है, मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम है ये। तो डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन होता है डीएनए को रिपेयर करना, है ना। डीएनए कहीं, है ना, अगर डैमेज होता है तो उसको क्या करता है, ये रिपेयर कर देता है। समझे मेरे बच्चों। तो ये डीएनए का, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को क्या कहते हैं, मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम, है ना। देखो अब डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है, इसको माइनर डीएनए रिपेयर एंजाइम कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड को हम क्या कहते हैं, माइनर डीएनए रिपेयर एंजाइम कहते हैं। और मेन जो डीएनए रिपेयर एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसलिए यहां पर लिखे हैं दिस एंजाइम इज कंसीडर्ड टू बी मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम। इस डीएनए फर्स्ट का यूज क्या होता है, इसमें प्रूफ रीडिंग में भी होता है ना। यूज फॉर क्या होगा मेरे बच्चों, प्रूफ रीडिंग, यूज फॉर प्रूफ रीडिंग, ये प्रूफ रीडिंग में भी यूज होता है। अब कहोगे प्रूफ रीडिंग क्या होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन के समय क्या होता है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के समय ये ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड है, इस न्यू डीएनए स्ट्रैंड पर कहीं रॉन्ग बेस का एडिशन हो जाता है, तो उस रॉन्ग बेस को डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, रिमूव कर देता है, वहां पर ट्रू बेस क्या होता है, ऐड कर देता है। तो ये प्रूफ रीडिंग हो गया ये, है ना। तो इस प्रूफ रीडिंग के लिए जो होता है, यूज होता है कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो इसमें 3 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों कंपटीशन के लिए, याद रखना 3-4 पॉइंट्स। पहला, डिस्कवरी किसने किया है, कॉर्नवर्ग ने किया है। दूसरा, कॉर्नवर्ग एंजाइम किसको कहते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन तो क्या होगा, मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम है ये, है ना। और नेक्स्ट, यूज फॉर प्रूफ रीडिंग। तो ये 4 पॉइंट्स इसमें याद रखना कंपटीशन के लिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आगे फिर बतलाते हैं बच्चों। अब देखना यहाँ पर बच्चों, अभी बतलाए थे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा बतला रहे हैं यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, है ना। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या होता है, माइनर डीएनए रिपेयर एंजाइम होता है।
देखो मेन जो डीएनए रिपेयर एंजाइम होता है वो कौन सा है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अगर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं होता है उस कंडीशन में, अगर डीएनए पॉलीमरेज अगर अब्सेंट है तो उस कंडीशन में डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो डीएनए रिपेयर का काम करता है बच्चों, इसलिए इसको कहते हैं माइनर डीएनए रिपेयर एंजाइम। क्या होता है, माइनर डीएनए रिपेयर एंजाइम। नेक्स्ट है डीएनए रिपेयर, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ना, ये थर्ड जो होता है इसको हम रेप्लिकेज भी कहते हैं, क्योंकि ये मेन एंजाइम होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, मतलब मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो मेन इन्वॉल्व होता है मेरे बच्चों वो कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। तो याद रखना बच्चों, प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, कितना होता है बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, है ना, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कॉर्नवर्क एंजाइम भी कहते हैं। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड माइनर डीएनए रिपेयर एंजाइम, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, रेप्लिकेज कहते हैं इसको। तो ये प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखते हैं बच्चों इन यूकैरियोट्स, है ना, क्या है मेरे बच्चों, इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कितना टाइप है बच्चों, 5 टाइप्स है। ये क्या होता है मेरे बच्चों, 5 टाइप्स, ये 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, है ना, 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट जो है यहाँ पर बच्चों वो कौन सा है, डीएनए, देखो फर्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, दूसरा है डेल्टा, तीसरा है बीटा, चौथा है गामा और पांचवा एप्सिलॉन। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, है ना, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। तो ये 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज है। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा किसमें इन्वॉल्व होता है ना, ये क्या करता है, इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन को देखो एट द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स होता है वो किसके कारण, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के कारण। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं बच्चों, इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन को ये इनिशिएट करता है मेरे बच्चों। दूसरा इसमें डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ये जो होता है इसमें इन्वॉल्व इन, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। तो देखो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में जो होता है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये करता है इसमें। यूकैरियोट्स के केस में डीएनए रेप्लिकेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, है ना। तो जो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का एक्टिविटी होता है वही सेम एक्टिविटी यूकैरियोट्स में किसका होता है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा का होता है ना। तो कभी एक क्वेश्चन पूछ दे, है ना, द एक्टिविटी ऑफ क्या होता है इसमें, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स सिमिलर टू द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, है ना। तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो एक्टिविटी होता है वही एक्टिविटी यूकैरियोट्स में किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा का होता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा का होता है। मतलब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रोकैरियोट्स में, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा यूकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे बच्चों। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज बीटा, ये डीएनए रिपेयर में मदद करता है। ये क्या होता है इसमें, डीएनए रिपेयर, मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का सिमिलर हो गया, है ना। डीएनए रिपेयर क्या हो गया इसमें, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का हो गया, है ना। ये इनिशिएट अल्फा इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, डेल्टा, है ना, मेनली इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, बीटा डीएनए पॉलीमरेज बीटा डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होता है। अब डीएनए पॉलीमरेज गामा, है ना, ये क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज गामा। तो ये जो होता है रिपेयर करता है किसका, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, है ना, रिपेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। मतलब ये है मेरे बच्चों, कहने का मतलब ये हो गया मेरे बच्चों, है ना, कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रिया में जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसमें डीएनए रिपेयर कौन करता है, गामा करता है, डीएनए पॉलीमरेज गामा करता है ये, है ना। फिर है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, इसमें डीएनए पॉलीमरेज में भी क्या होता है, पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, पॉलीमरेज एक्टिविटी इन क्या होता है बच्चों, हेला सेल्स। देखो बच्चों हेला, HELA कैपिटल LA, हेला सेल्स। हेला सेल्स इसलिए इसको कहते हैं मेरे बच्चों, देखो ये हेरिएटा लैक लेडी थी, है ना, ये हेरिएटा लैक जो थी इसमें 31 इयर्स
वो लेडी थे जिसको सर्वाइकल कैंसर हुआ था, है ना, ये अमेरिकन लेडी थी ये, है ना। तो ये जो होता है इसमें हेरिएटा लैक, देखो HE हेरिएटा LA लैक, तो उस लेडी का नाम था हेरिएटा लैक, और उस लेडी के सर्विक्स में कैंसर हुआ था, है ना, सर्वाइकल कैंसर। और उस सर्वाइकल कैंसर में कुछ इमॉर्टल सेल्स होते हैं। सर्वाइकल कैंसर्स में जो होता है सर्विक्स में, है ना, सर्विक्स जो होता है बच्चों, यूट्रस के माउथ को क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। फीमेल में यूट्रस के माउथ को हम सर्विक्स कहते हैं, और उसमें जब कैंसर होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं मेरे बच्चों। तो सर्वाइकल कैंसर के केस में सर्विक्स में कुछ इमॉर्टल सेल्स होते हैं, उस इमॉर्टल सेल्स को कहते हैं हेला सेल्स। अब हेला सेल्स नाम क्यों पड़ा, ये क्या मतलब है इसमें, हेला सेल्स का नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें हेरिएटा लैक लेडी थी जिसको सर्वाइकल कैंसर हुआ था, उसके कारण उसको डेथ हुआ था। और उस सर्वाइकल कैंसर वाली जो सेल्स को, है ना, सर्विक्स में जब सर्वाइकल कैंसर हुआ तो उस सर्विक्स से जो होता है इसमें सेल्स, कुछ इमॉर्टल सेल्स निकाला गया, उस इमॉर्टल सेल्स को कहते हैं हम क्या, हेला सेल्स कहते हैं। तो हेला सेल्स के केस में जो पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो किसके कारण होता है मेरे बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के कारण होता है। तो समझ गए इसको बच्चों, ये हेला याद रखना है, इसमें सर्वाइकल कैंसर का सेल है ना, सर्विक्स में कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और उसमें जो कुछ इमॉर्टल सेल्स होता है उसको हम हेला सेल्स कहते हैं, हेरिटिएरा लैक, है ना, हेरिटिएरा लैक, ये लेडीज के नाम पर पड़ा है ये। तो हेला सेल्स याद रखना बच्चों, कभी पूछ दे कि हेला सेल्स किससे हो, है ना, आइसोलेट किया गया तो क्या हो गया इसमें, सर्वाइकल कैंसर सेल्स, है ना, सर्विक्स से किया गया। सर्विक्स में कुछ इमॉर्टल सेल्स होते हैं जिसको हम हेला सेल्स कहते हैं। तो उस हेला सेल्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किसके कारण, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के कारण होता है। समझ गए बच्चों। तो यूकैरियोट्स में क्या हो गया, 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, अल्फा, डेल्टा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो एक्टिविटी प्रोकैरियोट्स में, वही किसका एक्टिविटी है, डेल्टा का। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिए हैं मेरे बच्चों, है ना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इन प्रोकैरियोट्स एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इन यूकैरियोट्स कैपेबल ऑफ पोलीमराइजिंग 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। तो इस पॉइंट्स को याद रखना मेरे बच्चों, क्योंकि दोनों रेप्लिकेशन में मदद करता है। तो ये हो गया इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के बारे में। इसका शॉर्टर स्क्रीन ले लो बच्चों। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही मेरे बच्चों, है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन कौन कौन से स्टेप्स में होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों, है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आरएनए के बारे में स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों। ओके बच्चों, टेक केयर।